हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे जिसमें अपने अपने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के हमने 2 पार्ट कंप्लीट करे। उसके बाद हमने ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज देखी 1757 से 1858 तक। आज हम ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए इकोनॉमिक जो चीजें थी, जो आर्थिक उथल पुथल था भारत में, उसे हम डिस्कस करेंगे और उसके भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़े उसको हम डिस्कस करेंगे। गाइज, ये हम कर रहे हैं उत्तराखंड 2025 को नजर में रखते हुए। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस 2025 को नजर में रखते हम ये अपनी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले मॉडर्न इंडिया ली है। ठीक है, कर कैसे रहे हैं हम? जैसे हमें सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। पिछली बार मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे सिलेबस आपके लिए अटैच करूंगी, तो इस बार मैं सिलेबस लेकर आई हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ क्या क्या कर लिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हमने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया है 1758 से 1857 तक का। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब हम ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि आर्थिक असर क्या पड़े भारत पर वो देखेंगे। हम इसी लाइन वाइज चलेंगे अपने मॉडर्न इंडिया में और धीरे धीरे मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो पॉलिसीज भारत पर लगाई जा रही थी, वो पॉलिसीज जो थी कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थी, यानी कि आर्थिक शोषण करने वाली पॉलिसीज थी। जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स भारत में यूज कर रहे थे, वो उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे थे, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसे कॉलोनियल इकोनॉमी बना रहे थे। माने तो क्या, इंडियन अर्थव्यवस्था को वो अपनी उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में बदल रहे थे। जो उनके ब्रिटिश पॉलिसीज का जो नेचर और स्ट्रक्चर था, वो उनकी डिमांड और उनकी जरूरत के हिसाब से बनाया जाता था। मतलब किस चीज में ब्रिटिशर्स को, किस चीज में अंग्रेजों को फायदा होगा, वैसी ही पॉलिसीज वो बनाते थे। इसका मतलब क्या है कि उनकी कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति जो उन्होंने भारत में बनाई इकोनॉमी के बेसिस पर, वो कोई सी भी नीति भारत के किसी काम की कभी थी ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दिया था, कंप्लीटली खत्म कर दिया था। ब्रिटिशर्स भारत में रहे तो, लेकिन कभी भी भारत की इंटीग्रल पार्ट नहीं बने, यानी कि उन्होंने भारत को कभी अपनाया नहीं। वो भारत में सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स बनकर रहे, सिर्फ और सिर्फ विदेशी फिरंगी बनकर रहे। उनका काम क्या था? भारत से जितना ज्यादा हो सके पैसे को ले जाकर अपने यूरोप में भर देना, अपने ब्रिटेन में भर देना। उन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया इंडियन रिसोर्सेज को, यानी कि जो भी भारतीय संसाधन थे उन्होंने उनका लगातार उनको एक्सप्लॉइट किया, लगातार शोषण किया। लगातार यहाँ से ले जाकर वो सारी की सारे भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने यूरोप को अमीर कर रहे थे, यूरोप में पैसा भर रहे थे। कॉलोनियल रूल को हम, जो ये उपनिवेशी जो शासन है, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसे 3 फेज में डिवाइड करने का काम इंडियन स्कॉलर आरपी दत्त द्वारा किया गया था। ठीक है, 3 फेजेस कैसे कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहला फेज होता है मर्केंटाइल फेज। ये फेज चला 1757 से 1813 तक। उससे पहले मर्केंटलिज्म या फिर वाणिज्यवाद, इसे ये क्या होता है? देखिए, वाणिज्यवाद एक नीति है। इस नीति के अनुसार अगर किसी देश को, अगर किसी राष्ट्र को इकोनॉमिक इम्प्रूव होना है, यानी कि उसे अर्थव्यवस्था के तौर पे, उसे आर्थिक स्थिति के तौर पर मजबूत होना है, तो उसे अपने देश में ज्यादा से ज्यादा सोना लेकर आना चाहिए, यानी कि खुद के देश में ज्यादा से ज्यादा सोने और चांदी का एकत्रीकरण रहे, इकट्ठा रहे, और कम से कम सोना चांदी बाहर जाए। इसके लिए देश को क्या करना चाहिए? इसके लिए देश को एक्सपोर्ट बढ़ा देने चाहिए और इंपोर्ट्स कम कर देने चाहिए। एक्सपोर्ट क्या होता है? देखिए, अगर हम अपनी कंट्री से कोई चीज बाहर जाकर बेचेंगे तो वहां से हमें पैसा मिलेगा, वो पैसा लेकर हम अपनी कंट्री में आएंगे, और पैसे को इन्होंने सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर बोला। अगर हम किसी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ा देंगे, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से चीजों को अपने देश में आयात करना। अब इन चीजों को खरीदने के लिए हम अपने देश से पैसा देंगे, तो इंपोर्ट करने से अपने देश का पैसा देश से बाहर जाता है, और एक्सपोर्ट करने से देश का पैसा
देश का पैसा बढ़ता है, देश में पैसा आता है। तो मर्केंटिलिज्म की पॉलिसी बोलती है कि देश में निर्यात ज्यादा और आयात कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, अगर हमने ज्यादा खरीदने पर ध्यान दिया तो हमारे देश की जो आर्थिक जो पूंजी है वो बाहर जाएगी। ये होता है मर्केंटिलिज्म, यानी कि किसी भी राष्ट्र की जो वेल्थ है, किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है, वो उस राष्ट्र में उपस्थित सोने और चांदी पर डिपेंड करती है। सोना और चांदी आप कैसे बढ़ा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके और कम से कम आयात करके, यानी कि एक्सपोर्ट्स शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। इसके बाद क्या, जो दूसरा चरण है भारत में ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, वो होता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या होता है? देखिए, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था तो ब्रिटेन में लगातार इंडस्ट्रीज बन रही हैं। ब्रिटेन इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भारत से लगातार रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है। भारत से हर चीज को वो सस्ते दामों पे खरीद कर ब्रिटेन में बनाता था और ब्रिटेन से उठाकर लाकर पटक देता था। कहाँ पर? भारत में। भारत उसके लिए एक निर्धारित मार्केट बन गया था, एक निर्धारित बाजार बन गया था। ब्रिटेन को ये मालूम था कि मुझे अपनी चीजों को बेचने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक निर्धारित मार्केट है। मार्केट क्या है? मार्केट है इंडिया, यानी कि भारत। ठीक है, इंडिया हमारे पास निर्धारित मार्केट है। हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा कितना भी प्रोड्यूस बनाए, कितनी भी चीजें बनाए, हम उसे निर्धारित तौर पे भारत में जाकर बेच सकते हैं। ये होता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। फिर आता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये चलता है 1860 से लेकर 1947 तक। देखिए, मर्केंटिलिज्म और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के दौर में ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया था। अब ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इस वक्त तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप और बाकी दूसरे देशों में भी स्टार्ट हो जाता है। यूरोप के दूसरे देशों में और पूरे वर्ल्ड के दूसरे देशों में स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि जर्मनी और जापान वगैरह। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ब्रिटेन का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन के लिए कंपटीशन मार्केट में स्टैब्लिश हो चुका है। तो ब्रिटेन को अब क्या करना है? ब्रिटेन को और ज्यादा चीजें सस्ती करनी है। चीजें सस्ती करने के लिए ब्रिटेन को जितना ज्यादा हो सके अपने रॉ मटेरियल पर कम खर्चा करना है और प्रोडक्शन पर कम खर्चा करना है। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटेन क्या करेगा? इसके लिए जहां पर रॉ मटेरियल है और जहां पर लेबर है, वहीं पर ही फैक्ट्रीज लगाना शुरू करेगा। यानी कि अब ब्रिटेन क्या करेगा? इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। क्या ब्रिटेन का ये इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में वो कर रहा था, वो इंडिया के फायदे के लिए कर रहा था? जी नहीं, वो अपने फायदे के लिए कर रहा था। ब्रिटेन इंडिया में फैक्ट्री लगाएगा, वो फैक्ट्री क्या होगी, उसमें से जो चीजें प्रोड्यूस होंगी उसे भारत में ही कम दामों पर बेचेगा और दूसरे देशों में कम दामों पर बेचेगा, क्योंकि अब उसके लिए कच्चा माल जहां पर है वहीं उसने फैक्ट्री लगा दी, चीप लेबर जहां पर है वहीं उसने फैक्ट्री लगा दी। कोई भी चीज उसे उठाकर ब्रिटेन नहीं लेकर जाना पड़ रहा। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। अब देखते हैं ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर क्या फर्क पड़ा। ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो पड़ी जाती है ब्रिटेन द्वारा करे गए लैंड सेटलमेंट्स यानी कि भूमि बंदोबस्त के द्वारा। सबसे पहला ब्रिटेन के द्वारा लैंड सेटलमेंट किया गया था, परमानेंट लैंड सेटलमेंट 1793 में किया गया था, 1793 में किया गया था। ये क्या होता है? ब्रिटिशर्स और जमींदार्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट द्वारा क्या बोला जाता है? जमींदार को एक लैंड दी जाती है, एक अप्रोप्रिएट एक फिक्स लैंड दी जाती है, भूमि दी जाती है। उस भूमि से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। वो रिवेन्यू कलेक्ट करके जमींदार वापस से ब्रिटिशर्स को दे देगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स को दे देगा। ये जो रिवेन्यू होता है, ये जो टैक्स होता है, कर होता है, ये फिक्स्ड होता है। कितना फिक्स किया गया था कि अगर एक भूमि पर 11 रुपए जनरेट हो रहा है टैक्स, तो उसमें से 10 रुपए ब्रिटिशर्स को जाएंगे और 1 रुपए जमींदार को जाएगा। ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और क्या, और इसमें एक चीज है कि अगर जमींदार टैक्स देने में असमर्थ रहता है तो उससे भूमि ले ली जाती है और दूसरे जमींदार को बेच दी जाती है। ये था परमानेंट लैंड सेटलमेंट। परमानेंट लैंड सेटलमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बाद में वाराणसी और मद्रास तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लैंड सेटलमेंट, दूसरा भूमि बंदोबस्त है महलवाड़ी भूमि बंदोबस्त या फिर महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे दोबारा रिव्यू
करा था 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। महलवाड़ी का मतलब क्या होता है, इसमें जो वर्ड महल है उसका मतलब होता है विलेज। एक या एक से ज्यादा विलेजेस को मिलाकर महल बोल दिया जाता है। अब इन विलेजेस से संयुक्त रूप पर एक बनाकर इन विलेजों को एक कंसिडर करके इनसे टैक्स लिया जाएगा, इनसे कर लिया जाएगा। ये सिस्टम जो चलता था, ये चलता था गंगेटिक वैली यानी कि जो ये गंगा घाटी है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस यानी कि पंजाब और हरियाणा वाले पार्ट्स में, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में और पंजाब में। ठीक है, ये चलता था महलवाड़ी सिस्टम। इसके बाद आता है रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोतवाड़ी सिस्टम 19वीं शताब्दी में थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा इम्प्लीमेंटेड सिस्टम था। ये सिस्टम कहाँ कहाँ चला था, ये सिस्टम मद्रास, बॉम्बे रीजन में चला था, आसाम में इम्प्लीमेंट किया गया था, कुर्ग प्रोविंस में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो वर्ड रियोत है, रियोत का मतलब होता है किसान यानी कि फार्मर्स। अब क्या होगा, ना तो जमींदार है बीच में, ना तो विलेज है बीच में, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ही टैक्स लिया जाएगा किसानों से यानी कि फार्मर से। अच्छा, महलवाड़ी सिस्टम में जो महल होते थे यानी कि विलेज मिलाकर एक महल बोल दिया जाता था, वहां से टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे विलेज हेड, यानी कि जो सरपंच होते थे, जो विलेज के जो गांव के मुखिया होते थे, वो टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 3 सिस्टम चलाए एग्रीकल्चर कंट्रोल करने के लिए। एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट यानी कि स्थायी भूमि बंदोबस्त, महलवाड़ी भूमि बंदोबस्त और रियोतवाड़ी भूमि बंदोबस्त। अब पढ़ते हैं, इसके साथ साथ ब्रिटेन ने और क्या करा, इसके साथ साथ ब्रिटेन ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। यानी कि उन्होंने एग्रीकल्चर में, देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि होती है। किसान दो तरीके की क्रॉप उगाता है, एक को बोलते हैं फूड क्रॉप, यानी कि वो क्रॉप जो किसान को खाना देगी, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, जो भी ऑयल सीड्स होती हैं ये, गेहूं, चावल, मक्का और जो भी दालें वगैरह होती हैं ये। और एक होती है किसान जो उगाता है उसे कहते हैं कैश क्रॉप, यानी कि कमर्शियलाइज्ड क्रॉप। ये क्रॉप, ये जो कृषि होती है, इसके मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, इसे आप कमोडिटी की तरह बाहर बेच सकते हो। ठीक है, इसका कमर्शियलाइजेशन कर सकते हो। तो ब्रिटेन ने यही किया, ब्रिटेन ने फार्मर्स को मजबूर करा कि वो फूड क्रॉप ना उगाएं और कैश क्रॉप्स उगाएं, जैसे कि इंडिगो, कॉटन वगैरह। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि ब्रिटेन को रॉ मटेरियल मिलेगा, ब्रिटेन की कॉटन टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा और इंडिगो मिलेगा। इंडिगो एक तरीके की डाई होती है, नील होता है। अब इसकी वजह से कैश क्रॉप तो आप उगा लेंगे, कैश क्रॉप उगाने की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी होती है, जो लैंड का उपजाऊपन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों की बात हो गई थी। फार्मर्स चाहते नहीं थे कि वो ज्यादा कैश क्रॉप उगाए, वो चाहते थे कि बीच बीच में फूड क्रॉप्स भी उगाए। देखिए, अगर कोई छोटा फार्मर है तो वो अपने लैंड पे, अपने खेत पे फूड क्रॉप्स उगाकर, गेहूं चावल उगाकर अपना जीवन व्यापन कर सकता है, अपना खाना गुजारा कर सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स उस पर प्रेशर कर रहे हैं कि आप फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाओ, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्लभ कंडीशन बनती जा रही थी। यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर का कर दिया था कमर्शियलाइजेशन, यानी कि अब एग्रीकल्चर को उन्होंने आर्थिक रूप से बदल दिया था। अब खेत पर वही उगेगा जिसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होगी। इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा इकोनॉमी के लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई जो पॉलिसीज हैं, उसका इंडियन हैंडीक्राफ्ट पर, यानी कि जो यहाँ पर भारत में जो रहने वाले लोग थे, जो खुद ही अपनी चीजें, खुद ही अपनी इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज उगाकर, बनाकर, हाथ से बनाई हुई, हथकरघा इसे बोलते हैं, हाथ से बनाई हुई चीजों को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते थे। लेकिन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलने के बाद ब्रिटेन बहुत ज्यादा मात्रा में चीप गुड्स, यानी कि सस्ते दामों पर चीजें भारत में बेचता था। ब्रिटेन का सस्ते दामों पर चीजें बनाने के पीछे रीजन क्या था, ब्रिटेन को एक तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल भारत से बहुत ही सस्ते दामों में और फ्री में भी मिल जाता था। ब्रिटेन के पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ब्रिटेन के पास चीप लेबर है, जो चीप लेबर ब्रिटेन अपने उपनिवेशों से लेकर जाता है। तो इस
वजह से जो ब्रिटेन का माल है वो सस्ता होता था, सस्ता माल लाकर ब्रिटेन भारत में बेचता था। अब वहीं जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, इन लोगों को माल बनाने में काफी पैसा लगता था, ये लोग अपने हाथ से बनाते थे, तो इनका माल ब्रिटेन के माल के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा होता था। अब व्यक्ति तो अपने जेब के अनुसार ही खरीदेगा, तो हमें तो इंडिया में क्या होने लगा, ब्रिटेन के द्वारा आया गया चीप गुड खरीदा जाने लगा और इंडियन गुड इग्नोर किया जाने लगा। इसके बाद क्या, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटेन एक पॉलिसी चलाता है, पॉलिसी क्या कि ब्रिटेन अगर भारत में कोई चीज इंपोर्ट करेगा यानी कि लेकर आएगा, तो वो फ्री में देगा बिना किसी टैक्स लगाए, फ्री में इन द सेंस टैक्स के बिना। और ब्रिटेन अगर भारत से कोई रॉ मटेरियल लेकर जाएगा तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देगा। ये ब्रिटेन ने एक तरीके की पॉलिसी चलाई थी। ब्रिटेन यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल्स, देखिए अगर भारत में ज्यादातर चलती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा बनाने के उद्योग, अब ब्रिटेन बहुत ज्यादा मात्रा में फार्मर से जबरदस्ती कॉटन उगवा रहा है, कपास की खेती करवा रहा है। ब्रिटेन सारा का सारा कपास उठाकर अपने ब्रिटेन में ले जाता था इंडस्ट्रीज में डंप करने के लिए, और इसलिए इंडियन फार्मर्स को या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन ट्रेडर्स को कुछ बचता ही नहीं था अपनी फैक्ट्रीज में बनाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज में कच्चा माल उनको मिलता ही नहीं था। इस वजह से उनकी फैक्ट्रीज जो है बंद होने लग गई। दूसरा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। जब रेलवे आती है भारत में 1853 के आसपास, जब रेलवे का इंट्रोडक्शन होता है भारत में 1853 के आसपास, उससे पहले क्या था कि ब्रिटेन वहीं तक ही सामान पहुंचा पाता था जहां तक उसकी पहुंच होती थी, और दूसरा क्या है कि सामान बहुत स्लो पहुंचता था, धीरे पहुंचता था, तो जिससे कि ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है इसे अपनी जगहों में, मान लीजिए एक विलेज है, उस विलेज में एक फैक्ट्री है, अब ब्रिटेन का माल तो बहुत दूर से आ रहा है, उसे पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये जो इस गांव की फैक्ट्री है, ये अपना माल इस गांव में बेचकर अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रेलवेज आए, जैसे ही रेलगाड़ियां आई, रेलगाड़ियां आने की वजह से क्या हुआ, अब ये जो माल है ये जल्दी जल्दी पहुंचने लग गया और हर एक कोने में माल पहुंचने लग गया। किसकी वजह से, रेलवेज की वजह से, जिसने इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी कि भारतीय हथकरघा पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और भारतीय हथकरघा का होने लग गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अब भारत में किसी भी तरीके की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज नहीं बन रही हैं, भारतीय अब जो कारखाने हैं, भारतीय उद्योग हैं, वो डेवलप नहीं हो रहे हैं ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थियोरी है जो दादा भाई नरोजी ने दी थी। दादा भाई नरोजी जाने माने एक इकोनॉमिस्ट थे, ये बहुत अच्छे से ज्ञान रखते थे किसका, आर्थिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का। दादा भाई नरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है 1867 के आसपास दी थी। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब क्या है कि इंडिया से लगातार पैसे का बाहर जाकर ब्रिटेन में बस जाना, यानी कि आप ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, लगातार पैसा इंडिया से निकालकर ब्रिटेन में जमा कर रहे हैं। अब इंडिया तो हो जा रहा है बहुत ज्यादा गरीब और ब्रिटेन हो जाता है बहुत ज्यादा अमीर। इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ का रिसते रहना, निकलते रहना अपनी जगह में से और जमा होते रहना दूसरी जगह पर। इसके लिए वो क्या करते थे, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है, पॉलिसी का नाम है मर्केंटिलिज्म, ये मैंने आपको समझा दिया। मर्केंटिलिज्म पॉलिसी के अनुसार ज्यादा ही गोल्ड और सिल्वर अपने देश में होना चाहिए, अपनी कंट्री में होना चाहिए, इसके लिए हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहना है और इंपोर्ट को जितना हो सके कम करना है या फिर खत्म ही कर देना है। तो ब्रिटेन की इस वाली पॉलिसी की वजह से भी भारत से बहुत ज्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगा, भारत से बहुत ज्यादा पैसा रिस रिस कर ब्रिटेन पहुंचने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या, बैटल ऑफ प्लासी से पहले, बैटल ऑफ प्लासी होती है, बंगाल में जगह है प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बैटल होती है वहां के नवाब के साथ, नवाब सुजाउद्दौला। ठीक है, नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। बैटल होती है 1757 में, 1757 में। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स अपने बुलियंस यानी कि अपना गोल्ड और अपना सिल्वर लेकर आते थे ब्रिटेन से कोई भी चीज भारत में खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी खत्म होती है,
है, बैटल ऑफ प्लासी खत्म होने के बाद ब्रिटेन अपना अधिकार कर लेता है बंगाल वाले एरिया पर, और धीरे धीरे इसके बाद कंपनी स्टार्ट कर देती है टेरिटरीज एक्वायर करना। टेरिटरीज मतलब भारतीय इलाकों को अपने कब्जे में लेना। जब कंपनी भारतीय इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू करती है तो कंपनी अधिकार कर लेती है भारत के रिवेन्यू पर, भारत के जितनी भी कमाई है उस पर। अब जब कंपनी का अधिकार भारत की कमाई पर हो जाएगा तो कंपनी क्या अपने देश से गोल्ड और सिल्वर लाएगी यहाँ की चीजें खरीदने के लिए? नहीं। कंपनी भारत के ही रिवेन्यू को, भारत के ही गोल्ड सिल्वर को यूज करके अपने द्वारा लाए गए माल को खुद खरीदती थी। क्या मतलब है इस लाइन का? कि यूरोप से कोई चीज आ रही है, मतलब ब्रिटेन से कोई चीज आ रही है, ब्रिटेन से कोई चीज आ रही है भारत, ठीक है। भारत में ऑलरेडी कंपनी बैठी हुई है, कंपनी का अधिकार है अब वहां की टेरिटरीज पर, वहां के इलाकों पर। कंपनी के हाथ में अब भारत का पैसा है। इस पैसे के द्वारा जो ब्रिटेन से माल आ रहा है, कंपनी उस माल को खरीदेगी और पैसा वापस ब्रिटेन में भेज देगी। तो कंपनी ने इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई, इन्हें कहते हैं हम आर्थिक नीतियां, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में लगातार 1947 तक ये चली। ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर कुछ नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत को आर्थिक रूप से नंगा किया है, आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। ब्रिटिशर्स ने भारत को इस कदर तोड़ा कि आज तक भारत उस चीज से उभरता आ रहा है जिस स्थिति में ब्रिटिशर्स भारत को 1947 में छोड़ के गए थे। भारत अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रेंग रेंग कर चल रहा था। भारत में ना तो पैसा था, भारत में ना तो रोजगार था, भारत में ना तो व्यापार था, क्योंकि 200 सालों की जो गुलामी के अंदर हम रहे थे, ब्रिटेन ने भारत को पूरी तरीके से पैसे के मामले में निचोड़ लिया था और अपने देश को भर लिया था। ये थी इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनका आर्थिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों का भारत पर क्या असर पड़ा, इस वीडियो में हमने ये देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आगे के लेक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से बस इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाती रहूं। इस वीडियो से इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।